बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। ये आपकी असाइनमेंट है मैथ 622 की। वन असाइनमेंट है, इसकी ड्यू डेट जो है 21 है। इसके सेक्शन इंचार्ज जो हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। ये क्वेश्चंस आपके ना जो दो दिए गए हैं वेक्टर जो टेंसर एनालिसिस के रेलिवेंट्स हैं। और अगर आपको वेक्टर टेंसर एनालिसिस के रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो क्वेश्चंस का आपको असाइनमेंट्स क्विज़ में या जी आपको नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में, तो आप जो है ना मेरे चैनल पे मुझे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे मुझे शेयर कीजिए अपना सोल्यूशन आंसर क्वेश्चंस वगैरह, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा जी। और रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि भी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी जो है इनवाइट कीजिए, ताकि जो है ना मैथ के रेलिवेंट चाहे वेक्टर टेंसर्स है या मैथ के किसी सब्जेक्ट के रेलिवेंट भी है, आपको उनका सोल्यूशन बार वक्त प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच जी, आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है जी। क्वेश्चन है जी, पार्टिकल इज मूविंग इन आ टू डिमेंशनल, एक पार्टिकल हरकत कर रहा है दो सिमतों में। फोर्स फील्ड जो है ये भी वो उसने दी हुई है, एफ वाई और एक्स फ्रॉम द पॉइंट रीजन से स्टार्ट हो रहा है, इन पॉइंट्स तक जा रहा है। इफ़ द पार्टिकल्स मूव इन टू डिफरेंट ट्रैक, अगर पार्टिकल दो मुख्तलिफ ट्रैक्स पे जाता है, कौन कौन से दो ट्रैक्स हैं? एक उसने ये ट्रैक दिया वाई इक्वल टू 2x, दूसरा दिया है वाई इक्वल टू एक्स के। देन फाइंड द फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। वो कह रहा है कि फिर आप ये जो फोर्स दी गया, जो फील्ड दिया गया फोर्स फील्ड वाला, वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। फोर्स फील्ड, फोर्स दी गई है इन पॉइंट्स पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वो लग रही है। दो पाथ दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इन दोनों पाथों पे चेक करें ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है या नहीं है जी। अब सवाल ये ज़हन में आता है कंजर्वेटिव क्या होता है या नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। ये मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जी। ये डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फील्ड की। द लाइन इंटेग्रल, इधर आप एफ लिख सकते हैं, एफ लिखना हो ए डॉट डी आर, ए भी फोर्स है एफ भी फोर्स है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। मैंने जनरल डेफिनेशन लिखी है इसलिए मैंने ए इंट्रोड्यूस करवा दिया, आप एफ से भी कर सकते हो। इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या होगी? कब ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, ये किसी पाथ पे डिपेंड ना कर रही हो, आज़ाद हो, कोई भी पाथ आप चूज कर लें वो फील्ड कंजर्वेटिव ही रहेगा। आर द वेक्टर फील्ड, अगर ऐसे नहीं डेफिनेशन करनी है तो वो कहता है कि भी वो जो ए फोर्स है उसको मैंने एफ का नाम भी दे दिया आपको समझाने के लिए कि आप इधर एफ लिख सकते हैं। इस कंजर्वेटिव इन द रीजन आर, जिस आप एक्स वाई प्लेन में हो, रीजन से मुराद होता है कि भी जिस आप प्लेन पे मौजूद हो। इफ़ द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटेग्रल, या दूसरी डेफिनेशन करनी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटेग्रल ए डी आर, दो पाथ हैं, एक स्टार्ट हो रहा है दूसरे पे एंड, जैसे क्वेश्चन में भी दिया गया 0 0 से लेके हमारे पास ऊपर तक 2 4 तक। तो इज द सेम एज द ऑल पाथ, हो जितने भी पाथ हों, मैं इस बात पे क्वेश्चन में भी आपको बताता हूँ, जितने भी पाथ हों वो कहता है कि भी आप इनको चूज करो, इन पॉइंट्स को P1 और P2 को आप ज्वाइन कर दो रीजन के अंदर अंदर, तो वो कभी भी उससे बाहर नहीं जाएगा, वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा उन्हीं पाथ पे। तो लाइन इंटेग्रल C1 C2 जितने भी पाथ बन जाए वो हमेशा सेम ही फील्ड रखेंगे। तो ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कहना ये चाहता है आप एक रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, वहाँ पे एक रीजन मौजूद है, वहाँ पे दो पॉइंट्स मौजूद हैं, एक्स वाई प्लेन में है, वो तीन सिमतें भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो जितने भी वो प्लेन पे मौजूद हैं पॉइंट्स, एक ये दे दिया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है, उसमें आप ये कोई पाथ चूज कर लो, ये कोई पाथ चूज कर लो या ये चूज कर लो, तीनों हमें आंसर जो है अगर दे दें बगैर किसी वेरिएबल के तो वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा, और अगर वेरिएबल कोई इन्वॉल्व हो गया एक्स वाई जी या कुछ भी तो फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा ये ऐसी समझ लें कि भी जैसे आप घर से अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसके लिए आप ये भी कोई पाथ चूज़ कर सकते हैं, अगर ये नहीं आप चाह रहे हैं तो आप कोई और, अगर आपको पता है पाथ का तो वो चूज़ कर सकते हैं। या अगर थर्ड पाथ क्या है जी, कोई तीसरा पाथ जो आपका शॉर्टकट आपको पता है यार मैं इस तरीके से भी यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो आप वो वाला
तो मकसद क्या है, इनिशियल से टारगेट की तरफ जाना। तो इसीलिए अगर कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, आप जो मर्जी चूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो, या ये कर लो जी। ये था आपका। तो जी इसमें P1 पॉइंट वो होगा जो इनिशियल पॉइंट होगा, P2 पॉइंट वो होगा जो एंडिंग पॉइंट होगा। तो इसके अंदर अंदर हमने ये फील्ड चेक करना होता है। अब जी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन में जब हमने बात की तो जी एक्स वाई प्लेन में लिया, चूंकि दो वेरिएबल चल रहे हैं एक्स और वाई, जहाँ पे भी देख लें एक्स वाई ही चल रहे हैं, तो हमने भी उसका वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया एक्स आई वाई जी। अगर ये तीन सीमतों में होता तो फिर जी भी ले आना था। ये फिगर आपकी जो है असाइनमेंट में भी दी गई है। तो उसमें दो पाथ दिए गए हैं, एक ये वाला पाथ है, ये इसको बताया गया, दूसरा ये वाला पाथ है, वो आप जो मर्जी चूज करें। तो अब उनमें दोनों में उसने कहा सोल्व करके दिखाएं। तो हमने इस डी आर का जो है ना डेरिवेटिव लिया, डी आर बन गया, इसी तरह डी एक्स बन गया और डी वाई बन गया। अब हमारी फोर्स फील्ड क्या है जी, ये दी गई है पॉइंट जीरो से, जो भी मैंने कहा था ना ये P1 है, ये P2 है। तो अब ये आपका जीरो से शुरू हो रहा है, तो P2 जो था वो आपका ये Q है। ठीक है जी, 2 to 4। तो जी एफ डॉट डी आर, हमने कंजर्वेटिव फील्ड का फार्मूला लगाया, अभी मैं बता के भी आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वाला एफ डॉट डी आर। ठीक है जी, ये हम लगा रहे हैं इस पे। वहाँ ए मैंने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ चूंकि एफ दिया गया तो एफ लिख लें। एफ की वैल्यू जो है वो रखी हमने, डी आर की वैल्यू ये जो दी गई है ये रखी। ठीक है जी। अब आपको पता है कि भी इसको इससे करेंगे तो आई डॉट आई हमारा आ जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाने। तो इसको जे को जे वाले के साथ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वाई, और ये हमारे पास, इसको आप चाहे ब्रैकेट लगानी है तो वो लगा लें। ठीक है जी। उसमें आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, बाकी जो बच गया वो आ गया, इसको आप वन कह दो जी। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे आए। पहले क्वेश्चन पे जब हम आए तो जी ये दिया गया, वो लिया। यहाँ पे यहाँ पे देखें तो आप ये इसकी अगर हम लिमिट की बात करें तो x जो है y डिपेंडेंट ऑफ x है। तो x आपका कहाँ से शुरू हो रहा है जी, ज़ीरो से शुरू हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, टू तक जा रहा है। तो आपकी जो x की लिमिट हो जाएगी वो कम से कम ज़ीरो हो जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा टू हो जाएगी। ये फिगर सी हमें नज़र आ रही है, ज़ीरो से दो तक है। ठीक है जी, वो हमारा आ गया। तो इसी तरह मैंने इसको जो है ना ज़ीरो से दो लिमिट इस्तेमाल करनी है जी। ये y इक्वल टू 2x है, ये इसमें जहाँ जहाँ y होगा ये y है उसमें रख देना, और इसी का आपने डेरिवेटिव भी ले लेना dy। तो जो dx आ गया, तो वो जो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ होंगी वहाँ वहाँ रिप्लेस करनी है जी। ये नीचे आप देखें तो मैंने इसको करके दिखाया। y की जगह पे 2x रख दिया, dx उसी तरह, सिर्फ dy की जगह पे है एक्स स्केयर, उसी तरह dy की जगह पे ये रख दिया जी। टू कॉमन आ रहा था, इधर से x बच गया, इधर से एक्स स्केयर बच गया, dx भी हमने साइड पे निकाल लिया। तो जी टू को किया तो इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगी, जो लिमिट थी वो है। अब जी एलसीएम लेके आप सिंपलीफाई कर लें। सिंपलीफाई जब किया तो हमारे पास फिर लिमिट हमने अप्लाई कर दी। टू को पहले अप्लाई कर दिया दोनों पे, फिर ज़ीरो को अप्लाई कर दिया, तो ये सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो गया। इधर से दो दो चार, चार तीन 12 बन रहा है, दो तीन 8 हो गया, 8 को 2 से ज़रब दी 16, ये आ गया हमारा आंसर। कोई 28/3 यूनिट्स आ गया। अब यहाँ पे मैं जो बात बता रहा था, मैंने कहा था कि भी अगर कंजर्वेटिव फील्ड में डेफिनेशन को दोबारा याद करें, तो मैंने कहा था कि भी अगर कोई एक्स वाई जी वेरिएबल आ गया फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा फील्ड। अदरवाइज अगर कोई वैल्यू आ गई या कोई कांस्टेंट चीज़ आ गई तो फिर कंजर्वेटिव होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि भी वैल्यूज़ ही आई हैं, कोई कांस्टेंट मतलब सारे आए हैं, कोई वेरिएबल नहीं आया, तो ये हो गया। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं, y इक्वल टू एक्स स्केयर पे। ये है जी आपका y इक्वल टू एक्स स्केयर, इसको भी इधर ही पुट करें इस फील्ड में। यहाँ पे चूंकि उसने दो जुज दिए हैं तो वो उससे पहले आप y का जैसे इसका किया था dy dx, तो वो भी आप निकाल लें। अगर हम इसकी भी लिमिट को देखते हैं तो ये भी हमारा सेम एज इट ही, x जो है वो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो x हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ज़ीरो पे है और एंडिंग पॉइंट पे टू पे है, ये आप देख सकते हो। तो इसलिए इसकी भी लिमिट ज़ीरो से टू तक होगी।
अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं इसके सोल्यूशन के लिए जी। ये इसका इसी से आगे है, ठीक है जी। हमने वैल्यूज़ रखी उसी फील्ड में जो दिया गया था। मैं थोड़ा सा दोबारा ले आता हूँ उसको पीछे। ये y है, ये dx है, ये x स्क्वायर है, ये dy है। यहाँ पे हमने रखना है y की जगह पे, y की जगह पे y का आंसर, dy की जगह पे dy का आंसर जी, ये वाला, ठीक है। ये मैं रख रहा हूँ। x और dx उसी तरह, इन्होंने x उसी तरह, dx उसी तरह, dy की जगह पे वो हमारा आ गया। यहाँ y था तो उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया और यहाँ डी वाई की वैल्यू रख दी। बिल्कुल वैसे ही आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, डी एक्स कॉमन निकाल के और आप उसका इंटीग्रेशन करें जी, ये आ गई। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले मैंने एलसीएम ले लिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के उसको सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया जी, 32/3। ये भी आपका कंजर्वेटिव फील्ड बन गया। इसका मतलब क्या, आपको कोई भी वेरिएबल नहीं आया तो फिर हमारे पास ये दोनों फील्ड ही क्या थे, कंजर्वेटिव फील्ड थे। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थे। तो आप कह सकते हैं कि जी हेंस जो फोर्स फील्ड था इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है जी, ठीक है जी। ये आपका पहला क्वेश्चन है जी। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बना के फिर उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। सरफेस कौन सी है, ये दी गई है, पॉइंट्स आपको ये दिए गए हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे हमारे पास ये पॉइंट्स में हमने इसको जो दी गई है सरफेस, उसको फाई का नाम दे दिया, कोई आप जो मर्जी रख लें जी। उसको हमने किया, ये मैं 4 को उठा के भी उधर ले गया, यानी कि ये ऐसे थी एक्स स्क्र वाई माइनस 2x जी माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हमने फाई 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई और जी, इनका नाम दे दिया। तो ये मैंने दिया है जी, आप इधर इक्वल टू 0 रख लें जी, ठीक है। ये मैंने बना दी दोबारा। वी नो दैट डेल फाई इज द, ये आपको पता होना चाहिए, जो डेल यूनिट वेक्टर की हम बात करें, नॉर्मल वेक्टर की बात करें, यूनिट तो बाद में निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो उसका आप ग्रेड फाई करते होते हैं, वो आपका नॉर्मल वेक्टर सरफेस पे होता है, ठीक है जी। तो सरफेस हमारी जो भी दी गई है, जैसे ये है जी, हमने इसको कहा उसी से मुराद हमारा उस सरफेस का हिस्सा है जी। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर से निकालना है तो इसका आप डेल फाई करें। डेल का मतलब होता है जी डेल फाई, डेल अगर आप लें तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई होता है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे होता है, पार्शियल बाय पार्शियल जी के होता है, और फाई उसी तरह आपने लगाना, फिर इसको सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट अंदर कर देना है। ये मैंने कर दिया जी, ठीक है। जी उसके बाद क्या है जी, फाई की जो वैल्यूज ये दी गई हैं, ये सारी हमने रिप्लेस कर दी। ये चेक करें, जहाँ जहाँ फाई था वहाँ वहाँ मैंने वैल्यूज रिप्लेस कर दी, सही हो गया। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में जो वेरिएबल हो उसी का डेरिवेटिव होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। तो अब y उसी तरह रहेगा, x का 2x आ जाएगा, इसी तरह x का 1 आ जाएगा हमारे पास, और 2z बन जाएगा, और 4 का 0 आना है, ये -0 मैंने लिख दिया है ऊपर, ठीक है जी। वो मिस्टेक हो गई थी मुझसे तो फिर मैंने ऊपर लिख दिया। इसी तरह जब इसकी बात करेंगे तो एक्स स्केयर अब विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्केयर आ जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, 2x जी दोनों विद रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट है, 0 आ गया, कांस्टेंट का वैसे ही 0 होता है। उसके बाद ये इसी तरह जब हम z के लिहाज से करेंगे, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू z कांस्टेंट है, 0 आ गया, इसमें z का 1 आ गया तो 2x उसी तरह आ गया, तो इसी तरह 4 का 0 आ गया। जो सिंप्लीफाई किया 2xy इधर 2z, ये 0 खत्म हो गया जी। इसी तरह एक्स स्क्वायर बच गया विद रिस्पेक्ट टू j, और इसी तरह ये k यूनिट वेक्टर, इसी को ही हम नॉर्मल वेक्टर कहते होते हैं। ये मैंने नीचे लिख भी दिया, ऊपर भी बताया है, तो ये जी नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें जी, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है जी, इन पे हम इनको करते हैं। तो इन पॉइंट्स को लिखने का ये तरीका होता है, आप वो जो वैल्यूज हैं फाई ये बार लगाएं, उन पॉइंट्स को पुट करें जो दिए गए हैं। जहाँ जहाँ एक्स है ये रखें, जहाँ जहाँ वाई है ये रखें, जहाँ जहाँ जी है ये रखें जी। ये हमने सिर्फ सिंप्लीफाई इसको किया है, कोई इसमें नहीं है।
जी इसका आंसर आपके पास ये बन गया। कोई प्लस माइनस की या कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ करने में कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट सी हैं। तो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ तरीकाकार क्या होता है। ये 2 2 4 और 2 8 ये बन गया, इसी तरह ये बन गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और ये, ठीक है जी। ये हमारे पास 14 आ गया, ये 4 आ गया और इसी तरह -4 ये पॉइंट्स पे आ गया, ठीक है जी। नॉर्मल वेक्टर इतना हमने निकाल लिया, ये इतना। अब उसका यूनिट है तो यूनिट वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर। अब इसी यूनिट नॉर्मल वेक्टर की अगर हम बात करें इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, तो आप ये वेक्टर लें, उसके नीचे मैग्नीट्यूड लें, वेक्टर लें और उसके नीचे मैग्नीट्यूड लें। वेक्टर हमारा ये दिया गया है, मैग्नीट्यूड इनकी ले लीजिए जो कंपोनेंट एक्स वाई और जी के हैं जी। ये मैंने नीचे किया 196 आ रहा है, ये 16 और ये हमारे पास और ये 228 आ गया। तो जी इसी को मैंने ये लिखा, आप इसको साइड पे भी लिख सकते हैं, ये हटा के, बाकी ये हम लिखा दें, आपकी मर्जी है, ये भी ठीक है आंसर। तो जी ये था आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है जी। यूनिट नॉर्मल ये आपका रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल है जी। उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई क्यूरी हो, कोई आपको कोई भी क्वेश्चन के रिलेवेंट्स प्रॉब्लम हो, मुझसे शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।